हाय गाइस, क्या हाल चाल। बने एकदम। सो आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर प्यार सा चैनल फिजिक्स दिखता है। मैं हूं आपके साथ आपका विशु भैया। अगर आप अप्रैल सेशन जेई का देने वाले हो या नीट 2026 का एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम लोग हमारा जो फॉर्मूला रिवीजन सीरीज है उसमें आज हम लोग न्यूक्लियर लेके आए हैं या फिर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को लेके आए हैं। आज हम लोग पूरे चैप्टर का फॉर्मूला रिवीजन करेंगे, साथ में मैं ये बताऊंगा उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तीसरा सवाल कैसे आता है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, पहला कॉन्सेप्ट में पहले बेसिक बताऊंगा कि न्यूक्लियर के अंदर बेसिक्स आपको क्या पता होना चाहिए। पहला, आपको पता है कि जो एटम होता है ना उसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं, राइट, हर ऑर्बिट के अंदर। ठीक है। अच्छा, इसके बीच में जो न्यूक्लियाई होता है उसके अंदर दो चीज होता है, या तो प्रोटॉन यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों आपको देखने के लिए मिलेगा न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है। तो एटम वाले जो काम है वो तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देख लिया। अब उसके अंदर घुसो और न्यूक्लियाई के बारे में थोड़ा सा जानो। बेसिक्स आपको यह पता होना चाहिए कि जो एटम होते हैं और जो न्यूक्लियाई होते हैं, हम कह सकते हैं कि करीब करीब वो स्फेरिकल होता है शेप में। तो स्फेरिकल होगा तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। क्या होगा? रेडियस होगा। तो पहले इसके रेडियस को ही देख लेते हैं। एटम का जो रेडियस होता है, जो बड़ा वाला पार्ट है, ठीक है, एक ही दिखाता हूँ, चलो कंफ्यूजन दूर हो रहेगा इससे। इसको छोटा कर लो थोड़ा यहाँ पे, ठीक है, प्लस मतलब न्यूक्लियस हो गया। जो एटम होता है उसका रेडियस होता है 10⁻⁻10 मीटर, और जो न्यूक्लियाई होता है उसका होता है 10⁻⁻15 मीटर। सिंपली ऐसे याद रखो, एटम बड़ा वाला वो 1,00,000 गुना बड़ा है न्यूक्लियाई के। जिस रूम में बैठे हो ना, वो रूम मान लो एटम है, और एक मटर का दाना लो, उसको रूम के सेंटर पे रख दो, तो वो रूम एटम और उसका जो सेंटर पे वो मटर का दाना रखा है उसको न्यूक्लियाई मानो, इतना छोटा होता है। अच्छा, बेसिकली हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का ही तो डिस्कशन करनी है। अभी देखो, इलेक्ट्रॉन्स कर क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स यहाँ पे कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा समझ लो तीनों के बारे में। शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, नेगेटिव चार्ज होता है। दो चीज याद है, ठीक है। अगला प्रोटॉन्स का देख लो, इसका जो मास होता है विच इज 1.6726 इंटू 10⁻27 kg, और जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, विच इज 1.6 इंटू 10⁻19। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है बट ये होता है पॉजिटिव। आ जाओ न्यूट्रॉन पे, ये बेसिक है, याद रखना। इसका मास कितना होता है? तो इसका 1.6726 का जगह 49 होता है इसमें, बाकी सारा डेटा सेम। चार्ज ऑब्वियसली न्यूट्रॉन पे होता है 0, नो चार्ज, न्यूट्रल होता है। अच्छा, एक बात बताओ यहाँ से जो आपको याद रखना है, ये सब तो एग्जाम में यार कांस्टेंट की वैल्यू दिया भी रहता है बहुत बार, याद क्या रखना है? तो देखो, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास, बताओ तीनों में सबसे ज्यादा भारी कौन सा है? ये तो -31 है, ये बहुत हल्का होगा। इस दोनों में कंपैरिजन करो तो ये सेम है 167 सेम है 2649, मतलब ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। यस, ये वैल्यू ज़्यादा बड़ा होगा, यानी कि न्यूट्रॉन जो होता है वो हैवीएस्ट होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, और सबसे हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि तीनों में सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट कौन है तो न्यूट्रॉन, सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट कौन है? इलेक्ट्रॉन। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, आगे चलते हैं। तो चलो अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो, दुनिया का कोई भी एटम होगा ना, उसको आप इस फॉर्मेट में दिखा सकते हो, जहाँ एक्स यानी उस एटम का नाम यानी पहला लेटर, ए यानी उसका एटॉमिक मास, और जेड होता है उसका एटॉमिक नंबर। कंफ्यूजन के लिए ये हमेशा बड़ा मिलेगा और ये वैल्यू हमेशा छोटा मिलेगा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है। एटॉमिक नंबर, जैसे मान लो यहाँ पे आ जाओ, तो ये क्या होगा? अगर मैं यहाँ से पूछूँ आप एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो 13 होगा, और मास नंबर कितना है? 27 होगा। देखो, लेकिन ये चीज़ पूछता नहीं है, आपसे क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा इसके अंदर आप कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये बताओ, कितने प्रोटॉन्स है ये बताओ, और कितने न्यूट्रॉन्स है ये बताओ। आप इसको आई थिंक केमिस्ट्री में भी आपने इसको पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ, ठीक है। समझो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? पहले प्रोटॉन से शुरू करते हैं, पी एन पेन हो जाएगा। जितना एटॉमिक नंबर
हमेशा याद रखो उतना ही प्रोटॉन भी होता है, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन्स होते हैं। उसके बाद न्यूट्रॉन के लिए आ जाओ। न्यूट्रॉन में क्या करो, ऊपर वाला में से नीचे वाले को माइनस करो, हमेशा हमेशा। इलेक्ट्रॉन, क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है? नहीं है। अगर चार्ज नहीं है तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडीशन इज चार्ज नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो प्रोटॉन्स 13 है, न्यूट्रॉन्स 14 है और इलेक्ट्रॉन्स भी 13 है। तो एक और अगर आप करना चाहो तो जिसमें नाइट्रोजन दे दूँ 7 और 14, तो प्रोटॉन्स कितने होंगे? 7 और इलेक्ट्रॉन्स कितने, न्यूट्रॉन कितना होगा? ऊपर वाला में से नीचे वाले को माइनस 7 इलेक्ट्रॉन। चार्ज नहीं है तो पी के बराबर ही हो जाएगा। चार्ज वाला आप केमिस्ट्री में सीखना या इन डिटेल चैप्टर का भी पढ़ाऊंगा, वहाँ पे बताऊंगा। अब आ जाओ, एक जो कंफ्यूजन वाला टर्म होता है उसको समझ लेते हैं। जैसे पहला होता है आइसोटोप, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। इस तीनों को समझते हैं। द फर्स्ट वन इज आइसोटोप। आइसो मतलब होता है सेम, टोप मतलब होता है पोजीशन, यानी कि पोजीशन मतलब क्या हुआ? एटॉमिक नंबर। नंबर ही ना पीरियड टेबल में पूरा पोजीशन करके रखा हुआ है। तो इसमें क्या होगा ना, एटॉमिक नंबर सेम होगा, लिख भी लेना, एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर डिफरेंट होगा। ध्यान से देखो, नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है सेम है, पर देखो मास नंबर तीनों में अलग अलग है। H11, H12, H13, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। ठीक है, इसको प्रोटियम भी कहते हैं, कुछ वर्ड लिखते रहो। इसको प्रोटियम कहते हैं, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं, इसको ट्रीटियम कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जो ट्रीटियम होता है ना वो रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव, ये केमिस्ट्री में एक बार जेई में पूछा हुआ था। ठीक है, रेडियो एक्टिव होता है ट्रीटियम। अच्छा, कार्बन का भी 3 आइसोटोप होता है। कार्बन 612, देखो नीचे वाला इसमें भी सेम है ना, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर तीनों का अलग अलग है। कार्बन 14 का याद रखना, ये जो होता है ना, ये कोई भी चीज़ कितना साल पुराना है उसमें एज डिटेक्शन में यूज होता है। इसको कार्बन डेटिंग भी आई थिंक कहते हैं। हाँ, कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग, कार्बन को डेट नहीं करना है, कार्बन डेटिंग अलग चीज़ होता है। ठीक है, मतलब इसमें हुआ जैसे मान लो कोई डायनासोर का हड्डी मिल गया खोदने पे, अब वो कितना साल पुराना है इसके हेल्प से आप पता कर सकते हो। बताऊंगा कभी कैसे होता है। अच्छा, अगला आइसो बार। आइसो मतलब सेम, बार मतलब भार, वेट मतलब मास सेम बट नंबर डिफरेंट। मास सेम, एटॉमिक मास सेम बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट, इसका जस्ट उल्टा। आइसोटोन्स, टोन्स का मतलब होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, ध्यान से देखो, न्यूट्रॉन इसमें बताओ कितना है? ऊपर वाला में से नीचे वाला माइनस करो तो 7 आएगा, और इसका भी मेरे ख्याल से 13 में से 6 गया तो 7 आएगा। सेम न्यूट्रॉन तो आइसोटोन्स। ठीक है, एक होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, केमिस्ट्री में शायद पढ़े होगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, मतलब आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए उसमें, दैट इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ये बेसिक था, आपको आई थिंक पता ही होगा, कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। आइसोटोप में क्या होता है, एक बार और, नीचे वाला यानी एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। आइसो बार में मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। आइसोटोन्स के अंदर न्यूट्रॉन का नंबर सब में बराबर, तो वो होगा आइसोटोन्स। केमिस्ट्री में पूछता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा बताओ कौन सा पेयर जो आइसोटोन्स का है, तो सब पेयर में आपको न्यूट्रॉन चेक करना पड़ता है। ठीक, देखो अगला कॉन्सेप्ट इज, नंबरिंग आप कर लेना, शायद मैं नंबर भूल गया हूँ। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है A1N1 + A2N2 / N1 + N2, where A1 is atomic mass of first isotope, A2 is atomic mass of second isotope, लिखा नहीं हो लिख लेना। N1 क्या होता है, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, और N2 होता है परसेंटेज ऑफ सेकंड आइसोटोप। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब बात आता है सर एवरेज एटॉमिक मास आता कहाँ से है? थोड़ा शॉर्टकट में आप समझ लो, जैसे क्लोरीन का आपने नाम सुना होगा, इसका जो मास नंबर होता है वो 35.5 होता है। अब यार कोई भी नंबर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल के बनता है, दो मान लो 2 आदमी को जोड़ने से एक नंबर आ रहा है, और वो पॉइंट में कैसे चल जाएगा यार, आधा प्रोटॉन आधा न्यूट्रॉन थोड़ी ना होता होगा। तो इसके पीछे का रीजन है कि वो चीज कितना ज्यादा धरती पे उपलब्ध है, एबंडेंस उसको कहते हैं, परसेंटेज एबंडेंस। एग्जाम में लिखा होता है कि मान लो जैसे मान लो क्लोरीन एक है 1735 है, मान लो ये मान लो 20% उपलब्ध है। ठीक है, और इसका जो मान लो कोई दूसरा आइसोटोप है वो मान लो 80% उपलब्ध है, मान लो एक सेकंड के लिए। तो ये जो उपलब्धता है ना, एबंडेंस है, इसी के आधार पे एवरेज एटॉमिक मास बनता है। ठीक है, इसलिए इसका पॉइंट में चला जाता है, समझो इस चीज को। फॉर्मूला में कैसे रखना है, तो ये पहला आइसोटोप है और ये मान लो कोई दूसरा आइसोटोप दे रखा है, तो पहला आइसोटोप का मास यहां से उठा लोगे, दूसरा का यहां से उठा लोगे, A1 A2, A1 यहां से A2 यहां से। पहला कितना परसेंटेज है 20%, तो ये N1 हो जाएगा, दूसरा कितना परसेंट है ये N2 हो जाएगा, और वैल्यू आराम से पुट कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, परसेंटेज को आप 100 से डिवाइड कुछ मत करना, सीधा उठाना, 20 यहाँ पे रख देना, 80 यहाँ पे रख देना, नीचे 20 और 80 जोड़ के 100 कर देना, खट से आंसर निकल आएगा। अगला समझते हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ भी रेफ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे हमेशा 10 के पावर 17 kg/m³ आएगा।
मतलब एक न्यूक्लियस का जो डेंसिटी है ना वो हमेशा ऑर्डर ऑफ, ये वर्ड ध्यान रखना, 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब का होता है। यहाँ पे कोई भी नंबर 2 हो सकता है, 4, 6, कुछ भी है, बट ये वैल्यू हमेशा यही रहता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब में होता है। जब मैं बोर्ड दे रहा तो ये सवाल मेरे से पूछा था। ठीक है, रेडियस पे आ जाओ। ऑब्वियसली यार न्यूक्लियस का अपना एक रेडियस भी होगा, स्फेरिकल पहले ही मान चुके हो, विच इज R = R0 a⁻1/3। ध्यान रखना R0 जो होता है ना ये 1.5 × 10⁻−15 मीटर होता है, या इसी को फर्मी भी कहते हैं। ठीक है, यानी 1.5 फर्मी। ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे होता है, अभी बताया था, मास नंबर या एटॉमिक मास। ठीक है, मास नंबर मान लो, मास नंबर। ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नीट में यहाँ से बहुत सवाल पूछता है। R0 इज 1.5 × 10 सॉरी 1.2 ए क्या होता है, मास नंबर। जो भी वैल्यू दिया उसका क्यूब करके यहाँ से अपना मतलब क्यूब रूट करके निकाल लेना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, क्या होता है समझते हैं। जैसे मान लो कोई एक एटम है, सपोज करो यूरेनियम है 92,235। ठीक है, अभी जो वो हो रहा है, वॉर हो रहा है इजराइल, ईरान और अमेरिका, है ना, वो इसी के लिए हो रहा है। ठीक है, इससे एटम बम बनता है। तो मान लो ये एक एटम है यूरेनियम 92,235। ये जो होता है वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने से क्या होगा ना, ये स्टेबल होना चाहेगा, है ना। जैसे हर कोई चाहता है जिंदगी में बहुत ही अच्छा करूं, स्टेबल बनूं, उसी तरह से बेचारा एटम भी खुद को अच्छा बनाना चाहेगा, स्टेबल करना चाहेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि इसका पापा बोला चल पढ़ाई कर, ऑब्वियसली यार। तो ये क्या करता है ना, 3 चीज करता है। अल्फा निकालता है अपने से, बीटा निकालता है और गामा निकालता है। अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स, ये तीनों तरह का गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सॉरी ये वेव होता है। अगर ये अल्फा बीटा गामा निकालेगा तो ये खुद व खुद स्टेबल हो जाता है। ठीक है, इसी फिनोमेना का नाम पड़ता है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फिनोमेना है जहां पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपने से अल्फा बीटा गामा निकालता है टू गेट स्टेबिलिटी। पढ़ते क्यों, स्टेबल होने के लिए। अरे अलग बात है नहीं हो रहा है, बट पढ़ते इसलिए है ना लोग। दैट्स इट। अब समझते हैं कि सर मान लो अल्फा निकल गया तब क्या होगा, बीटा निकल गया तब क्या होगा, और गामा निकल गया तब क्या होगा। तीनों को समझते हैं डिटेल में। तो पहले देखते हैं अल्फा पार्टिकल्स। जैसे मान लो ये कोई एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इसमें से मैंने अल्फा को निकाला। अच्छा, अल्फा जो होता है ना वो लुक लाइक हीलियम, जुड़वा भाई है इसका। जैसे हीलियम में कितना होता है, मास 2 होता है, सॉरी चार्ज 2 होता है और मास 4 होता है। सेम इसका भी यही चीज़ है। अब आप ही सोचो यार, इसमें से अगर अल्फा निकाल लोगे यानी नीचे वाले में से 2 को हटाना पड़ेगा, तो एक नया मान लो बनाओ y करके कुछ। ठीक है, x में से मान लो कुछ निकला तो एक नया बनेगा ना यार, ऑब्वियसली, है ना। तो नीचे वाले में से हमेशा याद रखो 2 को माइनस करना है। अरे यार अल्फा है 2 4, तो z में से 2 को हटाना पड़ेगा, इसमें से फुट के निकल रहा है। ठीक है, और ऊपर वाले में से 4 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और इस तरह से अल्फा पार्टिकल का इमिशंस होते हैं। ऑब्वियसली साथ में बहुत सारा एनर्जी सब भी निकलता है, इसी एनर्जी का तो वो होता है विस्फोट होता है एटम बम सब में। अल्फा पार्टिकल में क्या याद रखना है कि ए में से जो है जो एटॉमिक मास है वो डिक्रीज बाय 4 और जो एटॉमिक नंबर है डिक्रीज बाय 2। ध्यान रखना इस बात को। अल्फा पार्टिकल के अंदर ऊपर वाला 4 घटेगा, नीचे वाला 2 घटेगा। तो आप देखते हैं बीटा। देखो बीटा क्या होता है ना, अच्छा बीटा में 2 होता है। ठीक है, एक होता है बीटा निगेटिव, एक होता है बीटा पॉजिटिव। बीटा निगेटिव को हम लोग इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, मतलब इसका जो चार्ज होगा -1 और मास ऑलमोस्ट 0 होता है। यह है इलेक्ट्रॉन, बीटा निगेटिव इज इलेक्ट्रॉन, याद रखना। और एक होता है बीटा पॉजिटिव, ये होता है पॉजिट्रॉन, यानी चार्ज प्लस में होता है 1 और मास यहाँ भी 0 होता है। तो पहले बीटा निगेटिव देखते हैं। जैसे मान लो x नाम का एटम है, मास a है, एटॉमिक नंबर z है, निकालता हूं मैं बीटा निगेटिव को। ठीक है, बीटा निगेटिव को मैंने यहाँ से निकाला, यानी कि नीचे वाले -1 है, ऊपर वाला 0 है। अब समझो यहाँ पे एक नया कुछ बनेगा, इसमें से कुछ निकलेगा, तो इसमें से इस नंबर को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ निकल रहा है। z में से -1 को माइनस करो तो नीचे वाले में है z + 1 और ऊपर वाले में चूंकि 0 है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस करने पे यही रह जाएगा, साथ में खूब सारा एनर्जी बाहर निकलेगा। ठीक है, तो याद क्या रखना है कि बीटा निगेटिव के अंदर ए पर कोई इफेक्ट नहीं, z यानी एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1। ध्यान से देखो, z से z + 1 हो गया। ठीक है, मान लो कार्बन 6 और मान लो 14,
इसको मैं इसमें से मैंने बीटा निगेटिव कराया, बीटा निगेटिव मैंने यहाँ से कराया, बीटा निगेटिव यानी कि दिस इज -1 दिस इज 0। तो नीचे वाला जो है वो 1 से बढ़ेगा, मान लो कुछ y बना, नीचे वाला 1 से बढ़ा विच इज 7, ऊपर वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ध्यान से देखो तो ये एक तरह से नाइट्रोजन बन गया है ना, 7 14 प्लस एनर्जी बहुत सारा बाहर, बीटा निगेटिव ये होता है। अच्छा देखो शुरू में था Z, बाद में हुआ, जैसे यहाँ पे आ जाओ, इसको छोड़ो, यहाँ पे समझते हैं। इस दोनों में आपको कॉमन क्या लग रहा है, जो पहले था और जो बाद में बना? दोनों को देखो एटॉमिक मास सेम है, ए पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एटॉमिक मास सेम बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो क्या बनेगा, एटॉमिक मास सेम और एटॉमिक नंबर डिफरेंट, इसको क्या कहते थे बताओ? यह है डिफरेंट, इसको क्या कहते थे? इसको कहते थे आइसोबार, आइसोबार। तो ध्यान रखना, नोट करके लिख लो कि जब भी बीटा निगेटिव या बीटा का पॉजिटिव भी यार, जब भी बीटा का कोई भी प्लस माइनस कुछ भी अगर इमिशन होगा, डिके होगा, तो हमेशा एक आइसोबार बनता है, हमेशा एक आइसोबार का पेयर बनता है। अच्छे से बताओ तो। अब बीटा पॉजिटिव में क्या होगा समझो, इसी में समझा देता हूँ, इसको पहले लिख लो फटाफट, इसी में समझाता हूँ, ठीक है? देखो बाहर क्रिकेट खेल रहा है इसलिए आवाज भी थोड़ा आ सकता है। ये +1 होगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो अब आराम से ये माइनस हो जाएगा, ए पे तो वापस फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही रह जाएगा। चलो यहाँ पे करते हैं 1 0, कितना होगा, ये होगा 6, आई थिंक माइनस होगा तो ये होगा 5, इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब ये क्या बना फिलहाल इस पर ध्यान मत दो, बट ये समझो कि बीटा निगेटिव में एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 1, दिख भी रहा है यार, Z से Z -1 हो गया, 10 से 9 हो जाएगा, 11 से 10 हो जाएगा, ठीक है? अब गामा इलेक्ट्रॉनिक, गामा में समझ लो यहीं पे, ठीक है? A एंड Z यानी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट। तो ध्यान अल्फा बीटा का दोनों ये रखो और कुछ भी मत रखो। गामा का कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिटेल में कभी क्लास में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा क्यों नहीं पड़ता है, ये एक तरह का वेव होता है यार। चलते हैं अगले टॉपिक पे। देखो इस वाले फॉर्मूला को यार कौन नहीं जानता होगा, जो नहीं जानता होगा यार क्या बोल, हटाओ, है ना? E = mc², डेल एम यहाँ पे होता है मास डिफेक्ट। देखो न्यूटन ने सिंपल बोला था, न्यूटन ने यार क्या बोल रहा हूँ, अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने कहा था कि मास कुछ नहीं होता है, वो एक एनर्जी का ही फॉर्म है। दुनिया के हर एक मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब मेरे शरीर को आप एनर्जी बना सकते हो, आप अपने शरीर को एनर्जी बना सकते हो, ठीक है? तो बात आता है कि क्यों, कैसे, कहाँ, कब। समझो एनर्जी बनता कैसे है। यहाँ पे मान लो x नाम का एटम है, मैंने बनाया y, इसका मास था मान लो 16.00 या मान लो 20 था, मान लो मास कितना था 20, और ये बना कितना 19.66 या 19.60। 20 लेके चला था, हमें कुछ अनसेंट यहाँ पे किया, वही अल्फा बीटा गामा टाइप, और यहाँ पे मान लो इतने मास का ये हमें बचा। अब बात आता है ये जो 0.40 कम गया यहाँ पे, देखो ना डिफरेंस 0.40 का है, ये गया कहाँ, ये मास गया कहाँ? इसी मास को कहते हैं मास डिफेक्ट विच इज डेल एम, और ये पूरा का पूरा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी एनर्जी को निकालने का तरीका ये वाला है, ठीक है? एक सवाल कराता हूँ, इसका जेई में बहुत सारे सवाल बनते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे, ये भी शायद जेई का ही सवाल है, मैंने कुछ दिन पहले ही सवाल बनाया था एक बार। तो चलो एक मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ सवाल इस पर कैसे बनता है। जैसे मान लो एक्स नाम का एक एटम है, इसको मैंने बम्बार्ड किया, मतलब इसको तोड़ा और 4 अल्फा इसमें से मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है? 4 अल्फा पार्टिकल्स, एक अल्फा का मास दिया है 4.002 mu, ठीक है? और एक्स का जो मास दिया है वो मान लो 20 mu दिया हुआ है। तो ध्यान से देखो तो आप 4 अल्फा का मास कितना होगा 4.002 यानी कि 4 दूना 8 यानी 16.008 mu। ध्यान से देखो 20 लेके चला था, बाद में मिला सिर्फ इतना, तो बाकी मास कहाँ गया? तो बाकी मास कितना होगा विच इज मास डिफेक्ट, तो 20 में से 6.008 निकालो, यहाँ पे कितना आ रहा है इतना mu, ठीक है? अगर एक बार माइनस कर दूँ 000 16.008, ये 2 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 0.3 हो गया, 3.992 mu, इतना मास गायब हो गया। गायब कहाँ हुआ? तो एनर्जी बना होगा इससे, यहाँ पे रख दो 3.992। अच्छा mu है, mu क्या होता है? तो जो प्रोटॉन का मास होता है विच इज 1.67 × 10⁻27, इसी को mu कहते हैं, तो मल्टीप्लाई करना होगा। और c होता है स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 × 10⁸ का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व कर लोगे ना, जितना आंसर आएगा उतना जूल एनर्जी बनेगा इतने मास के टूटने से,
ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी बनता है यार। सोचो ना यार, एटम बम से जब गिरता है कितना ज़्यादा मात्रा में एनर्जी निकालता है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर रिएक्शंस। देखो न्यूक्लियस के अंदर दो तरह का रिएक्शन होता है, ठीक है, एक होता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो दोनों को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं जल्दी जल्दी में। न्यूक्लियर पहला ले लो फिजन, ठीक है, फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना, ब्रेक होना, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हैवी न्यूक्लियाई होता है ना, जो भारी न्यूक्लियाई, वो लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है। लाइटर न्यूक्लियाई में क्या होता है, ब्रेक होता है, टूट जाता है, ठीक है। जैसे मान लो एक बड़ा सा कोई एटम है, ठीक है, और ये भी रेडियो एक्टिविटी होता है, रेडियो एक्टिव ही होता है, यूरेनियम टाइप या थोरियम हो गया, थोरियम नहीं पोलोनियम सब होता है। ये जब टूटता है दो छोटू छोटू सा न्यूक्लियाई में, तो इसी प्रोसेस का नाम होता है न्यूक्लियर फिजन। साथ में बहुत सारा एनर्जी बाहर निकलता है, ठीक है। इसको कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, पेरेंट न्यूक्लियाई, मम्मी पापा। और ये होता है डाउटर, पता नहीं यार सन क्यों नहीं नाम रखते इसका, डाउटर न्यूक्लियाई, पेरेंट और इसको होते हैं डाउटर। जैसे देखो एक एग्जांपल देता हूँ, समझो, यूरेनियम 92235, ठीक है, ये जब ब्रेक होता है ना तो दो बनता है, एक बेरियम बनता है, एक क्रिप्टन बनता है, ठीक है, और साथ में 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलता है, ठीक है, और साथ में खूब सारा एनर्जी, बहुत एनर्जी, बहुत 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 एनर्जी निकलता है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन में ही जैसे 3 न्यूट्रॉन निकला ना, तो बाकी और भी जो यूरेनियम का आइटम होगा उस पर जाके ये भिड़ जाता है, तीनों अलग अलग जाके भिड़ता है, 3 अलग अलग यूरेनियम से, फिर वहाँ भी सेम काम होता है, सेम चीज़, फिर एनर्जी। अगर मान लो तीनों की जगह सिर्फ अगर मैं 2 को भेजूँ, 1 को भेजूँ, मान लो 2 को मैंने पकड़ लिया, तीनों गया और वापस जाके फोड़ा तो बनेगा एटम बम, एटम बम। तीनों न्यूट्रॉन वापस जाके फोड़ा तो एटम बम। 3 में से 2 को पकड़ लिया, मतलब कंट्रोल कर लिया, तो बनेगा न्यूक्लियर रिएक्टर, बिजली बनता है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर। इसको कहते हैं कंट्रोल चेन रिएक्शन। कंट्रोल मतलब 2 को मैंने पकड़ लिया, और एटम बम अनकंट्रोल, भाई जितना बड़ा, अब तो 3 गया, 3 अलग अलग ठोका, फिर उस 3 से 3 3 3, मतलब 3 3 9 हो गया, 3 था, 3 से 9 बना, 9 से 27 बना, मल्टीप्लाई होते जाता है, इतना ज़्यादा एनर्जी बनता है यार एटम बम में यार। हिरोशिमा नागासाकी कौन ही भूल सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे H11 और H1 दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन करेगा, तो ये 1 और ये 2, ये ड्यूटेरियम बनाता है और साथ में खूब सारा एनर्जी निकलता है। अब ये वापस बैठता नहीं है, क्योंकि ये वापस स्टेबल होने के लिए अपने जैसा एक और बंदा को खोजता है और हीलियम बना के स्टेबल करता है खुद को, साथ में खूब सारा एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, ध्यान रखना। एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, यानी एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन से सबसे ज़्यादा एनर्जी फ्यूजन वाले में बनता है। एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हमेशा फ्यूजन का ज़्यादा होता है, फ्यूजन का कम होता है। मैं एक डेटा थोड़ा छोटा सा बताता हूँ। जैसे अगर एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पहले फ्यूजन का देखोगे तो वो लगभग 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एक प्रोटॉन से फ्यूजन में आप 7 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी बना सकते हो, बट वही अगर फ्यूजन में आ जाओगे तो लगभग 26 या 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इसलिए तो बोलते हैं हाइड्रोजन बम ज़्यादा खतरनाक होता है, उसमें ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा आग निकलता है, ज़्यादा, लगभग कितना 3-4 गुना ज़्यादा बोल सकते हो आग निकलता है, ठीक है। तो फ्यूजन जो होता है वो जैसे सूरज में फ्यूजन हो रहा है लगातार, इसलिए इतना ज़्यादा वो गर्म है, धूप भी आते हैं। और हाइड्रोजन बम इसी के ऊपर बेस्ड है, या जितने भी स्टार होते हैं ना सबके अंदर फ्यूजन ही चल रहा है। अब देखो रेडियो एक्टिव डिके लॉ क्या कहता है कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियाई का सैंपल होगा उतना तेज़ी से वो घट रहा होगा, ठीक है। मान लो एक कटोरा में 100 है, ठीक है, और एक कटोरा में मान लो 50 न्यूक्लियाई है, तो ज़्यादा तेज़ी से कहाँ घटेगा, यहाँ पे, जितना ज़्यादा उतना तेज़ी से घटता है, इसी को रेडियोएक्टिव डिके कहते हैं। अब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, विच इज log n/n0 इक्वल टू -λT। अच्छा, लॉग को जब उधर भेजोगे तो ये एक्सपोनेंशियल में बन जाता है, और क्रॉस कर लो इसके साथ n0 e⁻⁻λt, ये भी बहुत फॉर्मूला चलता है, ठीक है, ध्यान रखना। n क्या है, जो बच गया, मतलब मान लो 100 था, 100 में से 25 खत्म हो गया, तो बचा कितना, 75, तो n वो हो जाता है जो बच गया। n1 शुरू में इनिशियल निकला कितना था, लैम्डा इज डीके कांस्टेंट, t इज टाइम। तो इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट विच इज हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास एक कटोरा में टोटल 100 न्यूक्लियाई है, ठीक है, और मान लो 10 सेकंड में ये 100 से हो गया 50, ध्यान से देखो जस्ट आधा हो गया,
तो जितने टाइम में आधा होता है ना उसी टाइम को कहते हैं हाफ लाइफ। तो यहाँ पे हाफ लाइफ कितना हो जाएगा 10 सेकेंड। द टाइम इन विच न्यूक्लियाई बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल न्यूक्लियाई, है ना। या इसको ऐसे भी बोलते हैं कि वो टाइम जिसमें या तो आधा बच गया या आधा खत्म हो गया, एक ही बात है ना, आधा ग्लास भरा है या आधा ग्लास खाली है, एक ही बात है। तो जितने टाइम में न्यूक्लियाई पहले से आधा हो जाए उसी को कहते हैं हाफ लाइफ। फॉर्मूला इज log2/λ। अच्छा log2 का वैल्यू याद रख लो 0.693 होता है डिवाइड बाई लैम्डा। तो n यहाँ पे क्या होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। n1 रखोगे तो पहला हाफ लाइफ n0/2 आएगा, 2 रखोगे तो n0/4 दूसरा हाफ लाइफ, n3 रखोगे तो n0/8 तीसरा हाफ लाइफ। एवरेज लाइफ क्या होता है विच इज इनवर्स ऑफ डिके कांस्टेंट टाउ इक्वल टू 1/λ। ध्यान रखना एवरेज लाइफ जो होता है वो 1.44 टाइम्स ज़्यादा होता है हाफ लाइफ से, मतलब ये वैल्यू ज़्यादा होता है, ये हमेशा कम होता है। आई थिंक समझ में आया होगा। तो पढ़ाई करते रहे, थैंक यू वेरी मच। मैं बार बार कहता हूँ हिम्मत रखो, हो जाएगा, और नोट्स साथ में जरूर बनाओ।